रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए बच्चों, ये जो आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इसको हम चैप्टर नंबर 11 कहते हैं। इसका ए पार्ट आप कर चुके हैं। ए पार्ट है टैक्स क्रेडिट्स। आई कैप की बुक का ये चैप्टर नंबर 11 है। टैक्स क्रेडिट में आप पहले काम कर चुके हैं और सैलरी के चैप्टर में आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर चुके हैं कि टैक्स क्रेडिट्स कैसे दिए जाते हैं। अभी टैक्स क्रेडिट में और काम करेंगे हम जब इनकम फ्रॉम बिजनेस के सवालात करेंगे न्यूमेरिकल, तो उसके अंदर भी कई जगह पे हमें टैक्स क्रेडिट्स की जरूरत पड़ती है, टैक्स क्रेडिट एलोकेट करना पड़ता है। वो अपनी जगह भी काम कॉन्सेप्चुअली कवर हो चुका है, सैलरी में प्रैक्टिस हो चुकी है, लेकिन अभी उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस पे भी प्रैक्टिस जरूर करेंगे। लेकिन आज का ये टॉपिक है, इसको मैंने 11B कर दिया है। 11B यानी है ये चैप्टर बी का ही 11 का ही पार्ट, लेकिन इसको बी करने की या बी लिखने की जो वजह है वो वजह ये है कि यहाँ पे आज हमने इसका वो पार्ट डिस्कस करना है जिसमें मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे हम टैक्स में एग्जम्पशंस देते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है टैक्स एग्जम्पशंस। टैक्स एग्जम्पशंस, तो टैक्स एग्जम्पशंस किस किस बुनियाद पे दी जाती है। तो जैसा कि हमने तय किया है कि आज हम इसका एक पार्ट करेंगे, एक पार्ट जो है इसका और है वो हम संडे को ऑनलाइन कर लेंगे, लेकिन क्लास के अंदर इनकम फ्रॉम बिजनेस के न्यूमेरिकल हम जारी रखेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले टैक्स एग्जम्पशंस में चैप्टर नंबर 11 में जो इसका दूसरा हिस्सा है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको यहाँ से शुरू करते हैं कि इसका जो सेक्शन 48 है, बेशक आप सेक्शन याद ना किया करें, जरूरत नहीं होती, लेकिन ये है कि हम इसलिए याद रखते हैं कि कोई सेक्शन रह ना जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है बच्चों आपके साथ सपोर्ट पेमेंट अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। ठीक है, बात यह है कि इसको यूं समझिए कि दुनिया में शहनाइयां भी बजती रहती हैं और दुनिया में जो है वो मातम भी होते रहते हैं। अब ये मातमी सूरत हाल है। मातमी सूरत हाल इस तरह से है कि ये मिस्टर ए हैं और ये उनकी मिसेज है, जिस मिसेज ए। तो मिसेज ए ने मिस्टर ए से अलहदगी का फैसला कर लिया है, यानी दोनों के दरमियान जो है वो अलहदगी हो रही है, सेपरेशन हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, यानी दोनों के दरमियान जो है वो तलाक हो रही है। ठीक है, यानी आप कहेंगे सर अजीब बात है, अभी हमारी तो शादियां भी नहीं हुई और आपने लोग तो तलाकों तक पहुंचा दी। तो भाई ऐसा है कि कोर्स में ऐसा है जिसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तो बहरहाल हम एक लॉ पढ़ने जा रहे हैं टैक्स के हवाले से, जिसके अंदर एक सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर ये लिखा है कि एनी आमदनी रिसीव्ड बाय अ स्पाउस, स्पाउस से मुराद यहाँ वाइफ हो सकती है, कि एनी आमदनी रिसीव बाय वाइफ एज सपोर्ट पेमेंट। सपोर्ट पेमेंट का मतलब है इमदादी, तो इमदादी रकम। तो आप ये कह सकते हैं कि एनी इनकम रिसीव बाय वाइफ एज अ सपोर्ट पेमेंट अंडर एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब यह है किसी मुआहदे के तहत टू लिव अपार्ट, अलहदा रहने की सूरत में, अलहदगी की सूरत में shall be exempted from tax। तो एफबीआर को ख्याल आया कि इन बेचारों के तो रिश्ते टूट गए हैं, इनकी तो जिंदगियां तबाह होने जा रही हैं, तो लिहाजा अगर किसी औरत को कोई आमदनी मिलेगी अपने शोहर से इस मुआहदे के तहत कि आइंदा से इस औरत को अपने मर्द से अलहदा रहना है, तो इस आमदनी पर टैक्स नहीं लगेगा, इस आमदनी पर टैक्स की छूट मिल जाएगी, इस आमदनी पर टैक्स की छूट मिल जाएगी, इस आमदनी पर टैक्स नहीं लगेगा। तो हम कहते हैं एनी आमदनी received by बीवी as a इमदादी पेमेंट अंडर एन एग्रीमेंट, मुआहदे के तहत टू लीव अलहदगी में, shall be exempted from tax,
ये टैक्स से एग्जेम्प्टेड होगी। सबसे पहले तो हम पूछेंगे फैसल से, खतीजा से, सॉरी खालिदा से और सदीक से कि भाई ये बात समझ आई है आपको? अगर समझ आई है तो एक छोटा सा जी लिख के एंटर कर दें कमेंट्स बॉक्स में। मैं देख रहा हूं कि ये बात आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। तो मैं चेक करता हूं, बिल्कुल ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई। अब ये ना पॉइंट जो है तो बड़ा छोटा सा, लेकिन एग्जामिनर को ये सेक्शन बड़ा पसंद है क्योंकि दुनिया में ऐसा हो रहा है, रिश्ते हो रहे हैं, सेपरेशन हो रही है, तो वो ये चाहता है कि इस पर बच्चे अच्छी तरह नजर रखें इंजाम की तरफ भी। एनीवे, हर एक का नहीं, जो लोग गुस्से वाले होते हैं उनका ऐसे इंजाम होते हैं। अच्छा, जो लोग काम एंड कूल होते हैं वो मेरी तरह जिंदगी में समझौता कर लेते, मुआहदा कर लेते, तो उनके साथ ऐसा नहीं होता। अच्छा बच्चों, चले बहरहाल ये बातें लंबी हो जाएंगी। हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम ये बताते हैं कि एग्जामिनर को ये कितना पसंद है। देखिए, एग्जामिनर को ये इतना पसंद है कि कहता है अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कंप्यूट टैक्सेबल इनकम और लॉस अंडर द करेक्ट हेड ऑफ इनकम फॉर टैक्स ईयर 2018 इन फॉलोइंग केस। इस केस के अंदर तुम ऐसा करो कि हमें इनकम के बारे में जरा कंप्यूट कर दो कि क्या सूरत हाल होगी। क्या सूरत हाल है जी, पहले पढ़ लेते हैं। मिसेस रईस सेपरेटेड फ्रॉम हर स्पाउस। ओ माय गॉड, या अल्लाह। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो बहरहाल जी उन्होंने फैसला कर लिया कि वो अपने शोहर से अलहदा हो जाएंगी अंडर एन एग्रीमेंट, जाहिर है किसी मुआहदे के तहत, टू लीव अपार्ट, उनसे अलहदा रहेंगी। हर स्पाउस यानी उनका जो मंगेतर है या खाविंद, प्रोवाइडेड हर अ हाउस, उसने उन्हें घर प्रोवाइड किया है। ठीक है जी। पेड कैश 150,000 150,000 पर मंथ एज स्पोर्ट पेमेंट, तो स्पोर्ट पेमेंट के तौर पे देंगे। एंड फेयर मार्केट रेंट ऑफ हाउस इज ₹50,000 पर मंथ। अब देखिए बच्चों, बात बड़ी सिंपल सी है। ऐसी सूरत हाल में सबसे पहले ना हमेशा बंदे को लॉ का रेफरेंस दे देना चाहिए, फिर आगे बात शुरू करनी चाहिए। तो लॉ का रेफरेंस जो है, मेरे नजदीक यहाँ पे कंप्यूट का वर्ड नहीं देना चाहिए था, एग्जामिनर को डिस्कस का देना चाहिए था। बहरहाल एनीवे अगर कंप्यूट कराना था तो कुछ और इनकम दे देता, फिर हम इसको स्टेटमेंट बना देते। चलिए एनीवे, तो हम यहाँ पे ये लिखते हैं सबसे पहले इन केस। देखिए, लाजिम नहीं कि हम लॉ की लैंग्वेज ही लिखें। इन केस a wife or a life partner separated from his husband। ठीक है जी, आप वाइफ भी कर सकते हैं अगर वाइफ का केस हो, लेकिन हमारे केस में ज्यादातर वाइफ होंगी और वो हस्बैंड से अलहदा हो रही होंगी। तो इन केस ऑफ वाइफ सेपरेटेड फ्रॉम हिज नहीं आएगा, बेवकूफ हर आएगा, फ्रॉम हर हस्बैंड। तो इन केस अ लाइफ पार्टनर और वाइफ सेपरेटेड फ्रॉम हर हस्बैंड अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, इनकम प्रोवाइडेड to live apart will be exempted from tax। ये हो गया मेरे तरफ से। ला मैंने लिख दिया अपनी तरफ से जितना मुझे अच्छा लिखना आता था कि इन केस लाइफ पार्टनर और वाइफ सेपरेटेड फ्रॉम हर हस्बैंड अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, इनकम प्रोवाइडेड टू हर लिव अपार्ट विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। तो ये टैक्स से क्या होगा, सेपरेटेड होगा। फिक्रा बाद में आप ठीक कर लेंगे। मेरा मकसद सिर्फ यहाँ पे सिर्फ आपको जो है वो कॉन्सेप्ट देना होगा। ठीक है जी। तो बाकी आप जानते हैं कि वो फिर आप इसको ठीक कर लेंगे। अगर कोई थोड़ा बहुत सेंटेंस में होगा तो दैट विल बी प्रोवाइडेड, वो आप कर लेंगे। तो मैं इसी को जारी। अच्छा बच्चों,
अब इसके अंदर ये बात वाजिया होगी आप बच्चों को कि जी सेपरेट होगी। अब मसला ये है कि उन्हें 150,000 प्रोवाइड किया गया है, तो उनकी इनकम में शामिल होने वाला 150,000 पर मंथ एग्जेम्प्ट होगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। और इसी तरह जो उन्हें हाउस मिला है उसका जो रेंट है या उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू है 50,000, ये भी एग्जेम्प्ट होगा उसी तरह, क्योंकि इस पर भी टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये उनको दिया गया अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट टू लीव अ पार्ट फ्रॉम हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड से अलग होने के लिए। जी बच्चों, क्या बात आपको समझ आई है? समझ आई है तो एक जी और एंटर करके, तो आप एक जी और एंटर कर दीजिए। शाबाश खालिदा, शाबाश। एक आध बच्चा ऐसा है उसका मुझे नाम नहीं आता और उसने अपनी डिवाइस का नंबर आ रहा है उसका, फैसल, साकिब, इनको तो मैं देख सकता हूँ, सादिक को भी देख सकता हूँ, ठीक हो गया। बाकी जिन बच्चों ने नेम नहीं एंटर किए हुए डिवाइस में उनको मैं नहीं देख सकता। अच्छा बच्चों, चलिए ये बात तो हमें क्लियर हो गई, ठीक है जी। अच्छा, ये इसको इतना पसंद है कि इसको 12 पेपर में एड्रेस किया है, तो मैं ज्यादा दफा तो नहीं पिक कर सका क्योंकि सिमिलर था। एक दफा और आपके सामने रख देता हूँ। ये देखिए, मिसेस अहमद सेपरेटेड फ्रॉम हर स्पाउस डिसाइडेड टू लिव अपार्ट। उन्होंने फैसला किया कि वो अपने शोहर से अलहदगी इख्तियार कर लेंगी। ये असल में एक और मूव भी है कि जब से औरतों को अपने हुकूक समझ आए हैं, वो मर्दों के साथ रहना पसंद नहीं करती, ठीक है ना। तो ये होता है ऐसा अक्सर कि उन्हें समझ आ गई है कि मर्द हमारे साथ सही नहीं चल रहे, तो बेहतर है इनको अलहदा रहा जाए। ये कुछ औरतों की बात कर रहा हूँ, सबकी बात नहीं मैं कर रहा। अच्छा, तो मिसेस अहमद सेपरेटेड फ्रॉम हर स्पाउस डिसाइडेड टू लिव अपार्ट विद हर 6 years old सन, यानी ये बेटा भी है। तो ये बड़ा मसला है कि सेपरेशन में औलाद रूल जाती बेचारी, माँ के साथ पास जाए या बाप के पास। लेकिन इस केस में बच्चा 6 साल का है और वालदा के साथ है। बिलो आर द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द क्लॉजेस फ्रॉम द एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। और इनकी सास ने शायद मुआहदा करवाया बैठ के, ठीक है ना। सास अच्छी है बेचारी, फिर उसने मुआहदा करवा दिया, और सासी तो आमतौर पर धक्के मार के निकाल देती है। अच्छा, तो बहरहाल एनीवे, तो मिसेस अहमद जो है सेपरेटेड फ्रॉम हर स्पाउस एंड डिसाइडेड टू लिव अपार्ट विद हर 6 years old सन। तो 6 साल के बच्चे के साथ वो अपनी अलहदा हो गई है शोहर से, और जो उनका आपस में मुआहदा हुआ है उसकी कुछ क्लॉजेस, उसकी कुछ शराइत यहाँ नजर आ रही है। सबसे पहली शर्त यह है कि मिस्टर अहमद विल पे 50,000 कैश एवरी मंथ टू हिज स्पाउस। तो अपनी बीवी को मिस्टर अहमद जो उनके शोहर हैं वो उन्हें 50,000 रुपये महीना देंगे, एंड मिस्टर अहमद विल कंटिन्यू टू पे हिज सन्स मंथली स्कूल फी, और वो कितनी है 10,000। तो जिस दौर का ये सवाल है 2012 का है, तो उस दौर में तो 10,000 में एलजीएस की फीस जाती होगी, तो बच्चा किसी अच्छे स्कूल में पढ़ता होगा, बीकन हाउस या एलजीएस में। चलिए ये उनका जाती मामला है। मिस्टर अहमद विल ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ शॉप इन हर स्पाउस नेम। तो पहले फैसला कर लेते हैं पहली 2 चीजों का, तीसरी पे भी कर लेंगे कि हमें सवाल तो पता लग ही जाएगा। अंडर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ब्रीफली एक्सप्लेन द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द अबव अरेंजमेंट इन द इनकम टैक्स रिटर्न मिसेस अहमद फॉर हिज टैक्स ईयर 2012 also specify the head of income under each above receipts will be classified. Anyway, तो हम इसको कर लेते हैं, ऐसा बड़ा मसला नहीं है। सबसे पहले तो हम वही ला लिखेंगे, इन केस लाइफ पार्टनर और वाइफ सेपरेटेड फ्रॉम हर हस्बैंड अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट इनकम प्रोवाइडेड टू लिव अपार्ट विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। हाँ, यहाँ लिखेंगे हेयर इन दिस केस, ये लाजमी लिखेंगे हेयर इन दिस केस। इस केस में अब हम जो स्टेटमेंट ऑफ लॉ है या स्टेटमेंट ऑफ क्लॉज है, हमारी सेक्शन है, उसको अप्लाई करें। इन दिस केस जो 50,000 पहले वाला जो 50,000 है पर मंथ, ये जो है ना बच्चों, ये एग्जेम्प्ट होगा, बिकॉज उसकी वजह ये है कि लीव अपार्ट रहने का खर्चा। दूसरी बात ये कि बच्चे की जो स्कूल फी है, स्कूल फी वो भी जो है एग्जेम्प्ट होगी, जो कि है 10,000। इस पर भी सेम ये सूट होगा। तीसरी चीज देखते हैं क्या है।
तीसरी चीज है मिस्टर अहमद विल ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ शॉप इन हर स्पाउस नेम। बताओ बच्चों, दुकान भी उसको देनी पड़ी। द शॉप, अल्लाह बचाए इस तरह की सूरत हाल से, द शॉप वाज ऑलरेडी इज इन यूज बाय अ टेनेंट एट मंथली रेंट ऑफ 88,000 पर मंथ। तो 88,000 में महीना उसका रेंट भी आ रहा है और मिसेस अहमद बिन एंटाइटल टू रिसीव रेंट फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर। तो जब वो ट्रांसफर हो जाएगी तो उसका किराया भी उनको आएगा और डेट ऑन जब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी यानी ये उसकी क्या बन जाएंगी, मालिक बन जाएंगी, ये उसकी ओनर बन जाएंगी। और कब से बनेंगी, जब ये उनके नाम हो जाएगी। कब होगी, ऑन द 1 सितंबर 2011। यानी 1 सितंबर 2011 का मतलब टैक्स ईयर से यही बनता है ना, सितंबर जो आ गया हमारा तो साल शुरू हो गया था ना यकम जून से, क्या नहीं यकम जुलाई से, सॉरी, तो यकम जुलाई से शुरू हो गया था। तो जुलाई अगस्त सितंबर, तो अभी टैक्स का साल शुरू ही हुआ है और इन लोगों का फड्डा हो गया। ठीक है ना बच्चों, तो जुलाई अगस्त और सितंबर यानी टैक्स के साल को भी 2 महीने गुजरे और ये ट्रांसफर होने लगी ये शॉप। अब इसका क्या होगा, अब इसमें बच्चों पहली बात तो ये है कि ये जो इनको शॉप जो है ट्रांसफर होगी ना, ये शॉप का ट्रांसफर होना जो है ना ये काउंट होगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ये इनके पास कैपिटल गेन आएगा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में जाएगा। ठीक है जी, और ये जो है ये इनके जनरल एक्सपेंडिचर में आएगा, इनकी इनकम में नहीं जाएगा, जनरल एक्सपेंडिचर्स में जाएगा इनकी। अच्छा, और ये जो है ये आपका जाएगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में, और ये यकम सितंबर को ट्रांसफर होगी 2011 को। लेकिन 2011 के बाद आने वाले जो अगले साल होंगे उन सालों में इस शॉप के टैक्स पेमेंट होंगे और इसकी शॉप की जो टैक्स पेमेंट होगी उसकी रिस्पॉन्सिबल होगी मिसेस नाम दिया हुआ क्या, मिसेस अहमद जिम्मेदार होंगी। बिकॉज उसकी वजह यह है कि अहमद ने दुकान इनको दे दी। शॉप का ट्रांसफर होना जो है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन ये भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ये भी एग्जाम्प्ट क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये उसी पैकेज का हिस्सा है, उसी माहदे का हिस्सा है जो इस लॉ में आता है, जिसके मुताबिक इन केस लाइफ पार्टनर सेपरेट होता है अपने हस्बैंड से और उसको अलग होने के नतीजे में जो खर्चा मिलता है वो खर्चा जो है वो टैक्स एग्जेम्प्टेड है। तो उस खर्चे में ही ये कैपिटल गेन आया है, इसको एक शॉप ट्रांसफर हुई है तो ये भी एग्जेम्प्टेड है। लेकिन एग्जेम्प्ट होने के बाद टैक्स पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर हो जाएगी किसके सर पे, ये ट्रांसफर हो जाएगी मिसेस अहमद के सर। सो दिस इज व्हाट यू कैन से द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अच्छा जी, अगर ये भी समझ आया तो फिर एक जी लिखकर और एंटर कर दीजिए, शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। चलिए अब बच्चों करते हैं अगला एक और लॉ पढ़ते हैं, और ये लॉ भी बच्चों बड़ा अहम लॉ है, इसको बड़े ध्यान से आपने सुनना है। ये देखिए, ये लॉ है फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ शॉर्ट टर्म रेजिडेंस इन पाकिस्तान, इन रेजिडेंट इंडिविजुअल इन पाकिस्तान। देखिए बात ये है, कोई फॉरेन बाहर का आदमी, ठीक है, या कोई ऐसा बंदा जो थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान आया है, थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान आया है, तो इसकी जो बाहर की आमदनी है फॉरेन सोर्स इनकम, फॉरेन सोर्स इनकम क्या है, बाहर की आमदनी, इसकी बाहर की आमदनी ऑफ एन इंडिविजुअल विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, इस पर टैक्स माफ कर दिया जाएगा अगर ये वाली शरायत पूरी कर दे तो। अगर ये वाली शरायत पूरी कर दे तो ये शरायत क्या है, देखिए इसमें शर्त ये है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये बंदा जिस बंदे की हम बात कर रहे हैं, दिस पर्सन मस्ट बी अ पर्सन फ्रॉम केम फॉर अ जॉब। तो ये जॉब के लिए आया पाकिस्तान में, ये जॉब के लिए आया हो पहली बार, तो हम सबसे पहली शर्त क्या है जी इसकी,
पहली बात यह है कि बंदा पाकिस्तान के बाहर से आया है, बंदा पाकिस्तान में बाहर से आया है, लेकिन बाहर से आने की वजह उसकी खालिस्तन ये है कि वो यहाँ पर कोई काम सर अंजाम देगा, यानी कोई खास काम की नीयत से यहाँ आया है। लिहाजा जब ये बंदा बाहर से किसी खास काम को सर अंजाम देने आया है तो हम इसकी आमदनी पर टैक्स एग्जेम्प्ट कर देंगे। अच्छा, अगर इसकी आमदनी पर एग्जेम्प्ट करेंगे टैक्स तो शरायत क्या है? पहली शर्त यह है कि इसको रेजिडेंट होना चाहिए। रेजिडेंट होने के लिए इसको पाकिस्तान में 183 दिन क़याम करना जरूरी होगा, पहली शर्त। क्योंकि देखिए ये शर्त अगर आप नहीं रखते तो फिर तो बाहर की आमदनी का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि नॉन रेजिडेंट की आमदनी पे तो हम सवाल उठाते ही नहीं। हम तो सवाल उठाते ही किस आमदनी पे है, कब उठाएंगे? बाहर की आमदनी सवाल कब उठाएंगे? जब वो रेजिडेंट होगा। लिहाजा पहली शर्त ये वो रेजिडेंट हो। दूसरी बात यह है कि उसका पाकिस्तान में जो क़याम है, पाकिस्तान में जो उसका स्टे है, वो 3 साल से 3 टैक्स ईयर से कम हो। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 3 साल से कम क़याम पजीर हो, इससे ज्यादा क़याम ना हो। और तीसरी बात यह है 3 साल से कम हो। और फिर तीसरी बात यह है कि वो फॉर द टाइमिंग सैलरी जो अर्न कर रहा हो, पाकिस्तान में जॉब कर रहा हो, काम कर रहा हो, यहां से अर्न कर रहा हो, ठीक है। लेकिन ये बात कंफर्म है कि ये आमदनी उसने अर्न की हो बाहर से, ठीक है, ये आमदनी उसने अर्न की हो बाहर से। और फिर ये आमदनी जो उसने अर्न की है, ना तो ये आमदनी किसी ने यहां पे नाइदर ब्रिंग इन नॉट ब्रॉट, ना उसने मंगवाई हो ना कोई लेके आया हो, दोनों काम ना हुए, ठीक है। ना तो ये उसने मंगवाई हो और ना ही कोई लेके आया हो। इसका मतलब ये हो गया, एक बंदा दूसरे मुल्क से आता है हमारे मुल्क में किसी खास काम को सरअंजाम देने, उसका क़याम पाकिस्तान में 183 दिन से ज्यादा हो गया और उसका स्टे 3 साल से वैसे कम है रेजिडेंट, लेकिन 3 साल से कम क़याम है, जॉब कर रहे हैं यहाँ पे। और ये जो आमदनी जिस पे हम टैक्स माफ कर रहे हैं, ये इसकी फॉरेन इनकम है जो वो बाहर से कमा रहा है, बाहर से कमाई है। और ये आमदनी ना तो पाकिस्तान में वो लाया है और ना उसने मंगवाई है, दोनों में से ऐसा कुछ ना हो तो फिर हम उसको माफ कर देंगे इसका टैक्स। हम इसको पढ़ते हैं, ला को कैसे लिखा है इन्होंने ऐसे लिखा है, द फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल विल बी एग्जेम्प्टेड इफ ही इज रेजिडेंट सॉल्वली, वो रेजिडेंट है सॉल्वली बिकॉज ऑफ कि वो यहाँ काम करने आया है, जॉब करने आया है, एंड he is present in Pakistan for a period not exceeding 3 साल, 3 साल या इससे कम क़याम पजीर हो यहाँ पे। और फिर however under the following circumstances, इन circumstances फिर टैक्स लग जाएगा। कैसे? any income derived from business of the person established in Pakistan, जो पाकिस्तान में आमदनी होगी बहरहाल उस पर टैक्स लगेगा, तो हम तो उसकी बात ही नहीं कर रहे, उसको तो लगना ही लगना है। हम इसकी बात कर रहे हैं एनी फॉरेन सोर्स इनकम ब्रॉट इनटू और रिसीव्ड इन पाकिस्तान, वो आमदनी जो पाकिस्तान में मंगवा ली या कोई ले आया, तो दोनों सूरतों में टैक्स लग जाएगा। तो इसका मतलब जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं वो ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आ रहे हैं। रेजिडेंट हो, क़याम उसका 3 साल या इससे कम हो या इससे कम हो। दूसरी बात, जॉब पाकिस्तान में कर रहा हो और फिर उसके साथ, अच्छा बच्चों सवाल की मदद से ना हम ऐसा करते हैं, इसको ना किसी सवाल की मदद से लिख के देखते हैं, हमें ज्यादा समझ आ जाएगी और आसानी से समझ आ जाएगी। कैसे जी? देखिए फर्ज कीजिए कि एक सवाल है मेरे पास, पास पेपर का एक सवाल है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहली सवाल क्या है जी?
Margaret, a German national, was employed as technical manager of Pfizer Chemical Limited. एक resident company है. She arrives in October 2010 for a term of 2 years. Under the term of payment, she was allowed to deliver lecture at CFE group of colleges. तो पास पेपर के सवालों में भी देखिए CFE का जिक्र आ रहा है, कितना पॉपुलर कॉलेज है आपका. ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2012 शी कंडक्टेड 3 वर्कशॉप्स. उसने 3 वर्कशॉप कंडक्ट की. एक वर्कशॉप कंडक्ट की है, एक सेशन कंडक्ट किया है, $15,000 लिया उसको. उसने कहाँ पे कंडक्टेड, इक्वलेंट टू पाक रुपीज, कहाँ पे, लोकल इवेंट मैनेजर के तौर पे. कहाँ पे जी, कराची में. इसके पैसे नहीं है. फिर एक सेशन कंडक्ट किया है, ठीक है जी. और इसमें कितने, ये बाहर है नीच, और ये कितना, शाबाश बच्चों, $25,000. कहाँ पे, जर्मनी में. और इसके पैसे उसी के एक बैंक में, वहीं के एक बैंक में आए हैं. फिर एक वर्कशॉप कंडक्ट की है दुबई में, $20,000 was remitted her to her bank account in Karachi. Discuss the taxability of the amounts received by Margaret for conducting workshop session during the tax year 2012. इसके ऊपर बात करें कि जनाब जो है इसकी कौन सी इनकम टैक्सेबल है और कौन सी नहीं है. देखो बच्चों, बात यह है, सबसे पहली बात तो ये कि हमें लॉ का रेफरेंस लेना चाहिए. मैं यहाँ रेफरेंस देता हूँ. देखिए, पहला रेफरेंस ये है कि द पर्सन अराइव फ्रॉम अब्रॉड, स्टे शुड बी 3 years और लेस. 3 साल से कम उसका स्टे होना चाहिए. दूसरी चीज ये है कि रेजिडेंट होना चाहिए. ये आपने सेंटेंस बनाना है, मैं टेबल बना रहा हूं, आपने वहां सेंटेंस बनाना है, ठीक है जी. रेजिडेंट होना चाहिए. तीसरी बात ये है, इनकम मस्ट अर्न फ्रॉम अब्रॉड. पाकिस्तानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लॉ के अंदर जिक्र है कि हम टैक्स लगा देंगे. अगर ये इनकम जो है हम टैक्स लगा देंगे, अगर ये इनकम जो है ड्राइव फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम अ बिजनेस ऑफ पर्सन एस्टैब्लिश इन पाकिस्तान, या ये आमदनी मुल्क में मंगवाई गई या मुल्क में रिसीव की गई, हम इस पर टैक्स लगा देंगे. लिहाजा यहाँ पे 2 बातें बनती हैं. पहली बात ये कि मस्ट अर्न फ्रॉम अब्रॉड, पाकिस्तान में ना कमाया हो, सोर्सेज का पाकिस्तान ना हो. और फिर इसके बाद नाइदर ब्रॉट इन नॉट ब्रिंग, ना मंगवाई गई हो ना किसी ने कोई लेके आया हो. अच्छा जी, नॉट रिसीव्ड, नॉट ब्रॉट इन, नॉट रिसीव्ड, रिसीव ना की गई. अच्छा बच्चों, अब बात ये आ गई कि ये आप सेंटेंस लिखेंगे, इन केस ऑफ एनी पर्सन अराइव फ्रॉम फॉरेन, his or her stays 3 or less years, resident of Pakistan, and secondly resident of the country, and the income must earn from abroad. It is neither brought in nor received. And here in this case, अब ऊपर वाला जो था वो क्या था, वो रेफरेंस था. अब केस की तरफ चलते हैं. केस में सबसे पहला केस देखते हैं. नंबर 1, एक वर्कशॉप कहाँ हुई, लाहौर में. कितने पैसे कमाए, 15,000. अब जरा 1 मिनट के लिए देखते हैं कि खातून का स्टे क्या बनता है. जरा ये भी तो देखा जाए ना, स्टे कितना बनता है. ये आई है 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 2010. ये टैक्स ईयर बनता है 2011, ठीक है ना. तो ये आई है 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर बनता है टैक्स ईयर 2011. उसके बाद ये जो इवेंट सारे के सारे हैं, इनका जिक्र जो आ रहा है, इनका जिक्र आ रहा है टैक्स ईयर 2012 के हवाले से. तो टैक्स ईयर 2012 में ये सारे इवेंट क्लिक कर रहे हैं. तो 2012 में अगर ये इवेंट हुए हैं तो 3 साल तो नहीं हुए. तो हम ये कह सकते हैं कि स्टे इनका
3 साल से लेस है ये रेजिडेंट, लेकिन पहली वाली जो इनकम है, जो सेशन इन्होंने किया है लाहौर में, ये इनकम इन्होंने बाहर से नहीं कमाई। और दूसरी बात ये है कि ये इनकम इन्होंने रिसीव भी कराची में की है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है, तो लिहाजा ये भी शर्त पूरी नहीं हुई, तो ये इनकम टैक्सेबल होगी, ये इनकम टैक्सेबल होगी। दूसरी बात, ये जो दूसरी वाली वर्कशॉप है, ये जर्मनी का एक शहर है, वहां पर हुई है और इसकी आमदनी भी वहीं रही है, तो ये आमदनी में दूसरे केस में 3 साल से लेस डे रेजिडेंट कंडक्ट किया गया ये काम सारा जर्मनी के एक शहर नीच में, और उसके अलावा ये इनकम वहीं के एक बैंक में मंगवाई गई। तो लिहाजा इस इनकम पर अगर आप देखेंगे तो ये बाहर ही रही, पूरी शरायत हो रही है, लिहाजा ये एग्जेम्प्ट होगी, ये एग्जेम्प्ट होगी। जबकि आपकी तीसरी जो है वर्कशॉप सेशन, जिसके अंदर दुबई में है वर्कशॉप, ठीक है, तो ये शर्त तो पूरी हो रही है कि जो एक्टिविटी है 3 साल से कम, रेजिडेंट दुबई में है, बाहर से कमाए हैं पैसे, लेकिन इसके पैसे जो मंगवाए गए थे, इसके पैसे जो मंगवाए गए हैं वो कराची में मंगवाए गए, तो पैसे तो पाकिस्तान में आ गए, तो हमने कहा था ना तो यहाँ रिसीव किए जाए ना यहाँ मंगवाए जाए, ये शर्त पूरी नहीं हो रही, लिहाजा ये टैक्सेबल है। जी बच्चों, ये बात समझ आई, आप बच्चों को समझ आई है तो जी लिख कर एंटर कर दें, शाबाश। और एक बात का जवाब दें, और वो बात ये है कि अगर ये आप पेपर में लिखेंगे तो क्या मेरी तरह टेबल बनाएंगे या आप सेंटेंसेस लिखेंगे? बताइए, क्या आप मेरी तरह टेबल बनाएंगे या सेंटेंसेस बनाएंगे? शाबाश, बिल्कुल सही है। टेबल सिर्फ समझाने के लिए बनाया गया, आपने सेंटेंसेस ही बनाने हैं, ठीक है जी। अच्छा बच्चों, तो ये सवाल भी बहुत ज्यादा पसंद है ये टॉपिक एग्जामिनर को। इसकी एक एग्जांपल ये है कि ये देखिए, ये फिर आया हुआ है सितंबर 2017 में, ठीक है ना, और 2012 में भी पूछा गया, फिर 17 में ये सवाल आया। देखते हैं क्या सवाल है। Explain the treatment of foreign source of income for the tax year 2017 under the following independent situations. Joseph, a South African cricket coach, is working in Pakistan under an employment contract since July 2014. During the tax year 2017, he earned foreign source of income from his business established in South Africa, brought 25% of income to पाकिस्तान। 4 नंबर है, देखिए पिछले वाला सवाल जो मैंने करवाया है इसके 6 नंबर थे, और ये देखिए इसके कितने नंबर हैं, इसके 4 नंबर है ना। तो शाबाश, बड़ा अच्छा जवाब दिया साकिब ने और खालिदा ने। तो देखिए इसके नंबर देखिए 4 नंबर हैं, बड़े अच्छे, ऐसे नंबर लूज नहीं करने चाहिए बच्चों को। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बात ये है कि ये साहब कब आए, आपने कहा जी 20 जुलाई, तो देखिए आप ये जानते हैं 1 जुलाई को हमारा साल शुरू हुआ होगा, 1 जुलाई को साल शुरू हुआ होगा, और ये आ गए 20 जुलाई को, 20 जुलाई सन 2014 को ये आ गए। तो ये 2015 के टैक्स ईयर में पाकिस्तान में थे, 2016 के टैक्स ईयर में ये पाकिस्तान में थे, और ये इवेंट एग्जिस्ट कर रहा है 2017 में। तो 3 साल तो पूरे अभी नहीं हुए। इस लिहाज से देखा जाए तो पहले लॉ लिखते हैं। लॉ में लिखना है स्टे इन पाकिस्तान शुड बी 3 or less years, ठीक है जी। दूसरी बात लिखनी है क्या, शाबाश, कि इनको रेजिडेंट होना चाहिए। तो जितना अरसा बताया जा रहा है रेजिडेंट तो ये हो चुके हैं, स्टे भी इनका 3 साल से कम है। इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, पैसा बाहर से कमाया हो, ये भी ठीक हो गया, इन्होंने अफ्रीका में कमाया है। और एक शर्त जो है वो क्या है कि ये ना तो पाकिस्तान में कोई लाया हो और ना ही ये पाकिस्तान में रिसीव किया गया हो।
तो देखिए यहाँ पे मसला ये आता है कि हेयर इन दिस केस, ये तो आप लिखेंगे द सेक्शन रेफरेंस, लॉ का रेफरेंस, उसके बाद लिखेंगे हेयर इन दिस केस। तो देखिए पहला आपका मसला हल हो गया कि ये 3 साल से कम है, दूसरी बात रेजिडेंट है, तीसरी बात इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, अफ्रीका से लेके आए हैं। लेकिन इन्होंने आमदनी के 2 हिस्से कर दिए, 75% इनकम बाहर ही रही, 25% इनकम पाकिस्तान में आ गई, तो लिहाजा ये टैक्सेबल है और ये जो नहीं आई ये एग्जैम्प्ट। दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू राइट ओवर देयर। जी बच्चों बात क्लियर है? शाबाश, क्लियर है तो एक जी लिखकर और एंटर कर दीजिए। शाबाश साकिब, खालिदा, गुड हो गया, डन, शाबाश। अच्छा बच्चों, अब बात आ गई कि सवाल एग्जामिनर को ज्यादा पसंद हो तो फिर और ज्यादा भी पेपर में आ सकता है, हालांकि मैंने बहुत ज्यादा इसको कम लिया है। तो देखिए मार्च 19 में भी ये सवाल आया हुआ, और इस दफा क्या सवाल है जरा पढ़ते हैं। Mohsin has been working at the head office of Lewis Consulting in Corporations, that is LCI, situated in New York, USA. On January 2018, LCI has established its branch office in Pakistan and had sent Mohsin for 2 years as country manager for looking after in the Pakistan operation. ठीक है जी, 2 सिचुएशन दे रहा है, कह रहा है ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2009 अपार्ट फ्रॉम द सैलरी मोहसिन अर्न्ड रिसीव फॉलोइंग। पहली बात ये ऑन 5 2018, ये तो जरा पीछे चला गया, ही कंडक्टेड अ सेमिनार इन यूएसए जिसकी फीस इसने चार्ज की $18,000 ऑन हिज रिक्वेस्ट एंड मैनेजर ट्रांसफर द अमाउंट डायरेक्टली टू हिज पर्सनल बैंक अकाउंट इस्लामाबाद and on 31st 2019 earned income from his business established in USA and 40% brought of the income to Pakistan. पहला सवाल, state the residential status of Mohsin for the tax year 2018. Very simple question. ये तो चैप्टर 4 में चले गए, हम चैप्टर 4 में चले गए। वो कैसे? देखिए बात ये है, हम यहाँ पे साल लेते हैं, ये साल आ गया। उन्होंने अराइव कब किया है? उन्होंने अराइव किया है 1 जनवरी 2018 को, तो टैक्स ईयर 2018 हो गया। ठीक है जी। अच्छा, फिर ये टैक्स ईयर 2019 हो गया। तो वाकयात तो 2 जगह पे बनते हैं, एक बनते हैं टैक्स ईयर 2018 का और एक 2019 का। सबसे पहला सवाल ये है कि 2018 का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। तो देखा जाए तो महीने कौन से हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अगर इस सेंस में देखा जाए तो जनवरी 31 दिनों का हो गया, फरवरी 28 दिनों का हो गया, मार्च 31 दिनों का, अप्रैल 30 का, मई फिर 31 का और जून 30 का। तो टोटल जो डेज बने डेट इज 181 और 280। तो ये तकरीबन 81 दिन बन गए, 181। तो ये साहब जो है ये बन गए क्या जी? नॉन रेजिडेंट। तो पहले सवाल का जवाब तो आपका बन गया क्या जी? ये नॉन रेजिडेंट है। क्लियर होगी बात? अब जो दूसरा सवाल है कि इनके डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ हिज फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम इन द टैक्स ईयर 2019। तो टैक्स ईयर 2019 की अगर आप बात करते हैं तो टैक्स ईयर 2019 जरा चेक कीजिएगा। पहली बात यह है कि हमें 3 बातें लिखनी है। स्टे जो है पाकिस्तान में इनका 3 साल या इससे लेस होना चाहिए। पहली बात, सेक्शन तो ये लिखेंगे आप, लॉ को पहले जो है रेफरेंस लिखेंगे। दूसरी बात जो आप लिखेंगे, क्या ये रेजिडेंट है? ठीक है जी। तीसरी बात जो आप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? इनकम अर्न। ठीक है जी, अर्न फ्रॉम अब्रॉड।
ठीक है जी। और एक चीज और, नाइदर ब्रिंग नॉट रिसीव, ना लाए ना रिसीव किया। अच्छा, अब देखा जाएगा इसका पहला केस तो है द केस नंबर 1, दैट इज द फर्स्ट वन। फर्स्ट वन में ये है कि 15th of दिसंबर आता ना टैक्स ईयर 2019 में, आता 2019 में। लेकिन बात ये है कि जब आप बात करेंगे दिसंबर 2018 की, तो ऐसी सूरत में पहली चीज ये है कि इन्होंने स्टे कहा 3 साल से कम है, एग्री कर लेते हैं हम, क्योंकि इवेंट सारे के सारे इस साल में हो रहे हैं, अभी तक 3 साल नहीं हुए हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर देखें कि दिसंबर 2008 तो ये जनवरी का है, तो 15 दिसंबर तक तो ये रेजिडेंट हो ही जाएंगे, 15 दिसंबर तक तो ये रेजिडेंट हो ही जाएंगे। जनवरी 1 जनवरी का है और दिसंबर कहीं यहाँ आ रहा है, तो यहाँ आने तक पहले 1-2 दिन कम थे सिर्फ, वो पूरे हो जाएंगे इनके। 2 दिन कम थे, वो पूरे हो जाएंगे, टैक्स ईयर से आगे चले जाएंगे जब, तो रेजिडेंट भी हो गए। दूसरा मसला ये आ गया कि इनकम तो बाहर से आई है, ठीक है, यूएसए से आई है, लेकिन इस्लामाबाद में आ गई है। तो इस्लामाबाद में आने की वजह से क्या होगा, इस्लामाबाद में आने की वजह से इनकम आनी नहीं चाहिए थी वहां से, लिहाजा ये टैक्सेबल होगी क्योंकि ये पाकिस्तान में। अब जो दूसरे वाली इनकम है वो 31 मई में आई है और उस वक्त तक भी ये रेजिडेंट हो चुके हैं, 3 साल से कम है, यूएसए से ही आई है, बाहर से अर्न की है, और ये इनकम जो है इसका 40% हिस्सा पाकिस्तान आ गया है और बाकी का 60% अब्रॉड में पड़ा। तो ये तो एग्जेम्प्ट हो गया जो बाहर पड़ा है, लेकिन जो पाकिस्तान में आ गया वो ऑब्वियसली टैक्सेबल। क्लियर हो गई जी बात? तो चलिए इसके बारे में भी आप बताइए कि ये बात आपको समझ आई है, शाबाश दे सकते हैं। एक लॉ और पढ़ते हैं और फिर हम वाइंड अप करते हैं लेक्चर को। ये जो लॉ है ये फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट्स। एक्सपैट्रिएट्स वो लोग होते हैं जो आपके मुल्क के लोग होते हैं लेकिन पैसा कमाने के मामले में दूसरे मुल्क में चले जाते हैं। लेकिन ये जो लॉ है ये बड़ा सिंपल सा है। इस लॉ में ये है कि एक बंदा बाहर काम कर रहा है, पता नहीं कितने सालों से कर रहा है, 1 साल 2 साल 3 साल, तो बड़े सालों से बाहर काम कर रहा है, करता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस साल वो आएगा आ गया, ठीक है जी, अगर वो उसी साल या उससे अगले साल जब भी वो 183 दिन रहेगा और मुल्क का रेजिडेंट बन जाएगा, उसका वो वाला साल रेजिडेंट बनने का साल और उससे अगला साल जो होगा, नेक्स्ट ईयर जो होगा, इस साल इसे इसकी आमदनी पर टैक्स नहीं लिया जाएगा, जो उसकी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम है उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। रिपीट करते हैं, कोई बंदा आपके मुल्क का नेशनल है, दूसरे मुल्क में चला गया, कई सालों से बेचारा वहां मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, काम कर रहा है, वो आपके मुल्क में आ गया। अब जिस साल भी वो रेजिडेंट बनेगा उसका वो वाला साल और उससे अगले साल उसकी फौरन आने वाली इनकम पर कोई भी टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। तो ला पढ़ते हैं, एनी फॉरेन सोर्स इनकम ड्राइव बाय सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, शहरी पाकिस्तान का, इन अ टैक्स ईयर who was not a resident in individual in any of the 4 tax year। अब पिछले 4 सालों में तो जाहिर बात है वो रेजिडेंट नहीं था, ठीक है, लेकिन preceding tax years in which individual become resident, अगले साल जिसमें रेजिडेंट बना shall be exempted from tax, वो टैक्स से exempt होंगे। in the tax year in which
इंडिविजुअल बिकम रेजिडेंट, वो साल जिस साल जिसमें वो फर्द रिहायशी यानी रेजिडेंट बना, और फॉलोइंग टैक्स ईयर उससे अगला साल। ठीक है, अच्छा तो रिपीट कर लेते हैं। एक बंदा दूसरे मुल्क से आया है और पिछले 4-5 साल से, 4 कर देते हैं, पिछले 4 साल से वो बाहर ही काम कर रहा था, रेजिडेंट नहीं था, लेकिन जिस साल वो आया और रेजिडेंट बना उस साल और उससे अगले साल की उसकी जो आमदनी है बाहर से आएगी, फॉरेन इनकम आएगी, उस पर टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। जी बच्चों, ये बात क्लियर है आपको? ठीक हो गई जी, लिखकर एंटर कर दीजिए। शाबाश, एक बच्चे ने लिखा है, बाकी बच्चे क्यों नहीं कर रहे? शाबाश, गुड हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया बच्चों। अच्छा जी, तो अब ऐसा करते हैं, इसको भी देखते हैं कि एग्जामिनर को कितना पसंद है ये टॉपिक। तो देखिए, एग्जामिनर को ये टॉपिक भी बहुत पसंद है। यहां से अंदाजा कीजिए कि एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम, इसका एक पार्ट 4 नंबर का हम कर चुके हैं पिछली दफा। ठीक है जी, 2017 कहता है ऑन जनवरी 2016 फरहान रिटर्न टू पाकिस्तान फ्रॉम लंदन आफ्टर 10 years, 10 साल बाद आया है। हैज बीन लिविंग इन पाकिस्तान सिंस देन, उसके बाद से पाकिस्तान में ही रह रहा है। कब से? 15 जनवरी से जो है 2016 से पाकिस्तान में ही रह रहा है। और ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2017 ही रिसीव, क्या रिसीव किया जी उसने? शाबाश, उसने जो है उधर की करेंसी रिसीव की जिसको आप ग्रेट ब्रिटेन पाउंड कह सकते हैं, लंदन से आया। रिटर्न फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट इन लंदन, लंदन से उसको जो इन्वेस्टमेंट है उससे पैसे आए। तो हम देखते हैं कि फरहान साहब जो है वो आए हैं आपके पास कब? वो आए हैं, पहले कई सालों से वो काम कर रहे थे, करते रहे, लेकिन वो आए हैं 15 जनवरी को पाकिस्तान। 15 जनवरी को पाकिस्तान आए हैं। अच्छा, तो 2016 बन गया ना, तो कैसे बन गया? तो 15 जनवरी 2016 को पाकिस्तान आए तो 2016 के टैक्स ईयर बनेगा ना, तो टैक्स ईयर बन गया आपका 2016। अच्छा, लेकिन आप ये जानते हैं कि 15 जनवरी से लेके जो क्लोजिंग हमारा जून तक जाएगा वो इस साल नॉन रेजिडेंट ही रहेंगे, इस साल वो नॉन रेजिडेंट ही रहेंगे। क्योंकि पिछले साल में देखा था 1 जनवरी को भी आ जाए तब भी 181 दिन बनते हैं। तो 1 जनवरी से लेके 30 जून तक भी जो है वो 81 दिन बनते हैं। लीप का साल हो तो 82 बन जाएंगे, लेकिन फिर भी वो नॉन रेजिडेंट रहता है। तो ये साल तो इनका नॉन रेजिडेंट है। ये रेजिडेंट हुए होंगे 2017 में, इन्हें रेजिडेंट स्टेटस मिला होगा, तो इनका ये साल एग्जेम्प्ट होगा। इसमें इन्हें बाहर से कोई आमदनी आई तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। और 2018 में इनका एग्जेम्प्ट ही होगा, क्योंकि वो साल और उससे अगला साल, हाँ 2019 में इन्हें बाहर से कोई आमदनी आई तो उस पर टैक्स लगेगा। तो ये जो आमदनी इनको आई है, इसको अगर आप देखते हैं तो ये पहली कंडीशन ये है कि वो पाकिस्तान के नेशनल हैं, वो तो हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि उन्हें मुल्क में आए हुए जो है वो क्या होने चाहिए? पिछले 4 साल से, तो लास्ट 4 ईयर से वो रेजिडेंट नहीं है, नॉट रेजिडेंट। ये भी शर्त पूरी हो गई, ठीक है जी। अच्छा, इनकम कहाँ से आई? अब्रॉड से आई, तो ये अब्रॉड इनकम है, उन्होंने वहां कोई इन्वेस्टमेंट की थी उसके पैसे, ठीक है। और ये आए हैं 2017 में और इस साल वो रेजिडेंट हो चुके हैं। तो जब वो इस साल रेजिडेंट हो चुके हैं तो रेजिडेंट होने की वजह से ये साल और इसका नेक्स्ट ईयर उन्हें एग्जाम था, तो इस साल उन्होंने रिसीव किए पैसे, लिहाजा इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। तो ये टैक्स से एग्जेम्प्टेड हो गए। ये आप बेशक ऊपर वाली स्टेटमेंट्स ये सारा इसको एज अ लॉ रेफरेंस लिख दीजिए,
A person should be national of Pakistan, not arrive in Pakistan, a resident from last 4 years and arrive income earned from abroad and got residential status in the current year. So current year and in the next year, both of the year, there his foreign income is exempted from tax. और उसके बाद आप ये स्टेटस एक्सप्लेन कर दीजिए। जी बच्चों क्लियर है? जी खालिदा, एक बच्चे का नंबर आ रहा है, नेम नहीं आ रहा। 2 बच्चों का नंबर आ रहा है मेरे पास। साकिब क्लियर है, सादिक क्लियर है, जी शाबाश, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई, दैट्स वेरी गुड जी, अच्छी बात है। लेकिन एक बात का सिर्फ हमें और सोचना है और फिर हम वाइंड अप कर देते हैं। आप सब बच्चे जानते हैं मुझे ज्यादा बातों की आदत कोई नहीं, मैं तो मुख्तसर सी बातें करता हूँ, बोलना मुझे ज्यादा आता कोई नहीं। तो चलिए बात करते हैं क्या जी, बात करते हैं अब ये कि एक छोटा सा पार्ट कर लेते हैं। Suppose that Mr. Farhan also received 2000 pound in the tax year 2016, then क्या होगा? इसके अजाफी एक नंबर है। अच्छा, तो बताइए क्या होगा जी? शाबाश, सोचें सोचें सोचें, शाबाश। कि पिछले साल 2016 में भी उनको कुछ पैसे आए थे उनसे। तो सीधी बात और आसान बात क्या है कि वो रेजिडेंट बने हैं 2017 में, टैक्स ईयर 2016 में। टैक्स ईयर 2017 में वो रेजिडेंट बने हैं, टैक्स ईयर 2016 में वो नॉन रेजिडेंट थे। तो जब वो नॉन रेजिडेंट थे तो तब तो उनसे सिर्फ उनकी पाकिस्तान इनकम का सवाल हो सकता है। जो बंदा रेजिडेंट नहीं होता, याद कीजिए चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा था कि जो बंदा रेजिडेंट नहीं होता उससे पाकिस्तान में अर्न की हुई इनकम का तो पूछा जा सकता है, और लेकिन उससे उसकी फॉरेन इनकम के बारे में कोई सवाल नहीं किया जा सकता। आप याद कीजिए मैंने एक मिसाल दी थी कि फर्ज कीजिए कि एक श्रीलंकन प्लेयर पाकिस्तान में आता है, उसका नाम गालबन हमने रख दिया था डिसल्वा, कि डिसल्वा आता है या रोशन रत्नायका आता है या फर्ज करें कोई भी उनका प्लेयर आता है, हम उसे कहते हैं हाँ जी कहाँ जा रहे हैं? जी मैं वापस जा रहा हूँ। वापस जा रहे हो, जरा इधर आओ। ये पाकिस्तान से जितने जो इनाम कमाए हैं और पाकिस्तान से ये जो तुम PSL में खेल के जा रहे हो, इसका टैक्स क्या खो देगी? इसका टैक्स तुम दोगे? तो कहेगा हाँ जी टैक्स मैं दूंगा। उसके बाद हम उसे कहते हैं अच्छा वो जो IPL से पैसे कमाए थे और वो जो तुमने ब्रिटिश काउंटी से पैसे कमाए थे वो किधर है? तो फौरन कहेगा चलो भागो यहाँ से, मैं तुम्हारा रेजिडेंट थोड़ी हूँ कि मुझे तुम बाहर के भी हिसाब मांग रहे हो। मैं तो पाकिस्तान आया था, जो पाकिस्तान से कमाया उसका टैक्स दूंगा क्योंकि मैं नॉन रेजिडेंट हूँ, लेकिन जो मैंने बाहर से कमाया वो तुम्हारा मसला नहीं है। तो अगर फर्ज करें कि इन्हें 2016 में बाहर की कोई आमदनी मिली है तो 2017 में ये रेजिडेंट बने, 2016 में तो ये रेजिडेंट थे ही नहीं, लिहाजा हम इनसे इनकी फॉरेन इनकम के बारे में कोई सवाल नहीं कर सकते, वो वैसे एग्जाम है। क्लियर होगी जी बात? लो बच्चों अब बताओ बात क्लियर है तो यस लिखो, ठीक है जी लिखो और डन करो। शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गई बात। अच्छा बच्चों अब देखो आपको आज अंदाजा हुआ होगा कि ये थ्योरी किस कदर ज्यादा पेपर में पूछी जा रही है और कितने सवालात इसमें से आ रहे हैं, और ये मुफ्त के नंबर है। अगर थोड़ा सा जैसे मैं टेबल बना के आपके जहन में एक लॉजिक क्लियर कर रहा हूँ, ऐसी हर चीज की लॉजिक बना के रखी हो तो आप बड़े आराम से ला भी लिखेंगे, उसका रेफरेंस भी लिखेंगे और हेयर इन दिस केस लिख के केस से रिलेट करके केस को सॉल्व करके आएंगे और वहां से भी आप नंबर पूरे गेन कर सकते हैं। होप आपको समझ आई है। कल इंशाल्लाह क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।